ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं माई एसक्यूएल की तरफ। और इंशाल्लाह जो नेक्स्ट क्लास में रखूँगा माई एसक्यूएल की लास्ट, उसके अंदर आप अपने टॉपिक्स देख के आना, तो आपको मैं इंशाल्लाह चीज़ों को रिवाइज करवा दूँगा। ठीक है जी। तो आज हम जाके माई एसक्यूएल के कुछ नए फीचर्स को जाके देखते हैं। ठीक है जी, क्योंकि ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी कभी भी सेम नहीं रहती। टेक्नोलॉजी कोई भी हो वो सेम नहीं रहती। सेम रहने से मतलब ये है कि हमेशा एक ही नहीं रहती, वो आगे पीछे अप टू डेट होती रहती है। ठीक है, कोई नई चीज़ें आती रहती हैं, पुरानी चीज़ें कभी होती हैं कभी चली जाती हैं। और पीएचपी में हमारे साथ ये मसला रहता है। पहले होता था माई का फंक्शन, फिर आ गया माई आई फंक्शन। ठीक है जी। तो ये अपडेटेड चेंजेस, ये चीज़ें होती रहती हैं। और ये हमें कहाँ से पता चलती है? ये हमें इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से पता चलती है। ठीक है जी। तो अगर ऑफिशियल वेबसाइट हम पीएचपी की भी जाके खोल के देखते हैं तो पीएचपी की ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है, अब कौन सी आ गई है? 8.1 आ गई है। ठीक है जी। और इसके अंदर आपको ये बताएगा डॉक्यूमेंटेशन के अंदर कि क्या चीज़ें आपकी मौजूद होती हैं। ठीक है जी। ये तो ये चीज़ें आपके लिए ज़रूरी होती हैं अगर आप किसी भी कमांड पे जो है वो अपना थोड़ा सा स्किल को अच्छे रखना चाहते हो, तो ये आपके पास जो चीज़ें होनी ज़रूरी हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब माई स्किल की तरफ आते हैं और कुछ नई चीज़ें जाके देखते हैं। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हमारे पास जो है वो एक रिवीजन पूरा माई स्किल का करवा दूंगा। जिसको जो टॉपिक समझना हो वो समझ ले। ठीक है। हाँ, एन ओवरव्यू ऑफ माई स्किल 5.7। ठीक है जी। अब माई स्किल 5.7 में बेसिकली है क्या? एक बात हमेशा याद रखना कि जो ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी होती है ना, ओपन सोर्स का मतलब ये है कि ये आपको फ्री में मिले, जिसके लिए आपको कोई बड़ी हैवी मशीन चलाने की ज़रूरत ना हो। ठीक है, जिसको आप डाउनलोड करके अपना कोड करना शुरू कर सकते हो, ये होती है ओपन सोर्स। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्या होता है कि जो हर प्लेटफॉर्म पे चल जाए, यानी कि विंडोज़ है तो विंडोज़ पे चले, लिनक्स है तो लिनक्स पे चले, यूवेंटू है तो यूवेंटू पे चले, मैक है तो मैक पे चले। ठीक है जी। अपग्रेडिंग टू MySQL 5.7 allow using new improved features and fixing security vulnerabilities existing current version. Two ways to upgrade to MySQL 5.7, in place या लॉजिकल। अब देखो, कोई भी नई चीज़ आती है ना तो उसके अंदर आपके पास क्या क्या चेंजेस होती हैं। सबसे पहली बात कि वो अपनी सिक्योरिटी उन चीज़ों को क्या करता है, अपग्रेड करता है। अच्छा, हमारे पास MySQL कौन सा चल रहा है, कैसे पता चलेगा? ये रहा 5.7, यानी कि हमारे पास लेटेस्ट चल रहा है। ठीक है जी, क्लियर है? तो यहाँ पर आप जो है वो दूसरे वर्जन्स को ऐड करना चाहो कर सकते हो। तो हमारे पास कौन सा चल रहा है? 5.7। हाँ, पीएचपी हमारे पास जो है वो चल रही है 7.4। हाँ, 8.1 आ गई, लेकिन 7 जो है वो भी मतलब बुरी नहीं है। ये समझ सकते हो कि 7 और 8 में इतना फर्क नहीं है। ठीक है जी। 5 से 7 या 5, 6 ये जो है वो बहुत पुराने हैं। ठीक है जी। तो अभी भी आपको इंटरनेट पे 5 मिलेगी, 7 बहुत कम मिलती है, फिर 8 आपके पास अभी आई है। तो अब देखो, कभी कभार आप लोग ये सोचते हो ना कि जो लैंग्वेज या कोई नई चीज़ आती है उसकी यूट्यूब पे सीरीज कैसे आ जाती है। आप अभी लिखो लारावेल 9 ट्यूटोरियल इन उर्दू, यूट्यूब पे पूरी सीरीज दे देगा वो। 60 वीडियोस, 70 वीडियोस, 40-50 वीडियोस कैसे दे देते हो। देखो, उन्होंने लारावेल अगर 5 पढ़ी होगी ना और लारावेल 9 आ गई, तो लारावेल 9 वो जाके बैठ के पढ़ते नहीं है। ठीक है, ना ही कोई कोर्स करते हैं, वो क्या खोलते हैं, डॉक्यूमेंटेशन। जैसे यहाँ पे पीएचपी पे लिखा हुआ है ना वर्ड्स न्यू, तो ये आपके पास जो वर्ड्स न्यू दे रहा है ना बेटा, फिर उस चीज़ को आप जाके क्या करते हो, प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हो। अच्छा, मजे की बात बताऊँ, ये तुम लोगों को कोड भी देगा। जैसे कि अब मैंने एक्सप्रेशन खोली ना, तो ये देखो, अब वो कोड भी तुम्हें दे रहा है। ये देखो, यानी कि उसने एग्जाम्पल खुद बना के दे दिए। हमारा काम क्या है, उसको चला के देखना और उसमें चेंजेस करके देखना कि इसमें क्या क्या हो सकता है। तो ये जितने यूट्यूब पे ट्यूटोरियल वाले बैठे हुए ना बेटा, ये कोई वो नहीं है, जिन नहीं है कि इनको सब आता है। ये क्या करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ते हैं। ठीक है, इसी तरह आपके पास लारावेल है, इसी तरह आपके पास जावा स्क्रिप्ट है। अब मुझे ये बताओ,
कि क्या हर बार नई चीज़ आने के लिए मैं नया कोर्स करने जाऊंगा? डॉक्यूमेंटेशन, और यहाँ पर भी डॉक्यूमेंटेशन। ये देखो, हमारे पास जो सबसे बड़ी चीज़ होती है ना, हम इसी को नहीं पढ़ते। हम इसी को नहीं पढ़ते और हम जो है वो किन चीज़ों को पढ़ रहे होते हैं, हम यूट्यूब वगैरह को देख रहे होते हैं, उन चीज़ों को देख रहे होते हैं, हम इस चीज़ को फॉलो ही नहीं कर रहे होते। ये कौन है? मुंतज़िर साहब, कहाँ है? तुम्हारा ग्रुप कहाँ गया भाई? मुंतज़िर का नंबर ये नहीं, ये किसका नंबर दे दिया? ओहो, मुंतज़िर क्यों तंग कर रहे तुम मुझे? ये 377 ठीक है जी। तो इसी तरीके से आपके पास कभी भी कोई चीज़ अपग्रेड होती है ना, वो उस पर काम इसी तरीके से होता है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आपके पास क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। द प्रोसेस इंक्लूड शटिंग डाउन द एक्सिस्टिंग इंस्टेंस एंड रिप्लेसिंग इट्स पैकेजेस विद न्यू वंस, ठीक है जी। भाई क्या वजह होती है कि एक टेक्नोलॉजी का अपग्रेड किया जाता है? मुझे ये बताओ, क्या एंड्रॉयड 5, 6, 7 के वर्जन बुरे थे? हर साल या हर जो है वो एक टाइम पीरियड के बाद एक एंड्रॉयड का नया वर्जन आता है। अगर आपके पास अपग्रेड नहीं होता तो आप वो नया फ़ोन खरीदते हो, ठीक है जी। ऐसा क्यों? उसमें क्या नया होता है? कुछ फीचर्स नए डाल देते हैं, ठीक है। मल्टीटास्किंग दे दी, मल्टी स्क्रीनिंग डाल दी एंड्रॉयड के अंदर, आपके पास गेमिंग को इम्प्रूव कर देते हैं, ये सारी चीज़ें। तो ये सब आपके पास जो है वो एंड्रॉयड यानी कि हर प्लेटफॉर्म के ऊपर है। देखो, इस टेक्नोलॉजी की फील्ड में आप जहाँ रुके रहोगे ना बेटा, वो आपको वहाँ पे स्टॉप कर देंगे, आप जब तक अपग्रेड नहीं करोगे अपने आप को। तो अपग्रेडेशन इसमें नेसेसरी होती है, ठीक है जी। एग्जामिन इंस्टॉलेशन डॉक्यूमेंट, परफॉर्म अ स्लो शटडाउन, अपग्रेड पैकेज, स्टार्ट द न्यू इंस्टेंस, एग्जीक्यूट माई स्केल अपग्रेड, ठीक है जी। तो ये आपके पास चीज़ें क्या हैं, कमांड से जो यूज़ की जाती है। लॉजिकल अपग्रेड के अंदर आपके पास सिंपल क्या होता है कि आप जाके सारा डेटा एक्सपोर्ट करते हो, नया माई स्केल इंस्टॉल करते हो, ठीक है। और फिर आपको सारा डेटाबेस जाके इंसर्ट करना पड़ता है दोबारा से। उसके बाद आपके पास कुछ स्कीमाज होते हैं। इज रेफर टू एज परफॉर्मेंस स्कीमा दैट ओवरसीज द सर्वर परफॉर्मेंस एट अ लो लेवल, contains tables storing the details of status in system variable, focus mainly on performance data unlike information schema, focus on metadata। metadata मतलब है कि डेटा के बारे में इंफॉर्मेशन, ठीक है जी। भाई क्या क्या परफॉर्मेंस स्कीमा करता है? सर्वर को मॉनिटर करता है, इवेंट्स देख रहा होता है, डिस्टिंग इवेंट्स यानी कि क्या क्या तुम्हारे पास डुप्लीकेशन हो रही है नहीं हो रही, डेटा कलेक्शन वाया इंस्ट्रूमेंटेशन पॉइंट्स। दुनिया में तीसरे नंबर पे माइस्क्यूएल चलती है, पहले नंबर पे ओरेकल चलती है, दूसरे नंबर पे माइक्रोसॉफ्ट की, और तीसरे नंबर पे माइस्क्यूएल। इतनी बड़ी डेटाबेस है माइस्क्यूएल, ये कोई छोटी नहीं है, ये बहुत बड़ी डेटाबेस है। अगर इसके अंदर मैं तुम लोगों को एक और चीज़ दिखाने जाऊँ ना, ये रहा, ये क्या लिखा हुआ है? मारिया डीबी। बेटा क्या फ़र्क है? कोई एक फ़र्क बता दो। हाँ, ये देखो, ये सारे बने बनाए इसके डेटाबेसेस सब कुछ मौजूद है, ठीक है जी। अच्छा, हम होस्टिंग और डोमेन खरीदते हैं ना, वो माइस्क्यूएल नहीं देता, वो मारिया डीबी देता है। मैंने अभी सर्वर पे प्रोजेक्ट होस्ट किए ना, सब में मारिया डीबी था, माइस्क्यूएल नहीं था। लेकिन मैंने ये नहीं बोला कि नहीं हो, और उसी वक्त उसने फाइल एक्सेप्ट की। तो ये एक फ़र्क है। और जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हो ना, तो आपको पूछते हैं, अब आप बोलोगे यार मारिया डीबी तो कभी पढ़ा ही नहीं था, ये क्या आ गया? तो दिस इज मारिया डीबी। सिर्फ और सिर्फ आप जाके यहाँ से सर्वर चेंज कर दोगे, ये माइस्क्यूएल आ गया, ठीक है जी। कोई कमांड में भी फ़र्क नहीं है, कुछ फ़र्क नहीं है, सेम चीज़ें। यानी कि PHP माई एडमिन पे जब आप काम करते हो ना, तो आपको दो चीज़ें मिलती हैं, माइस्क्यूएल और मारिया डीबी, ठीक है जी।
अच्छा, ऑफिशियली ये MySQL का पैनल नहीं है, ये आपका पैनल दे रहा है वेब सर्वर। कौन दे रहा है? वेब सर्वर। MySQL का वर्क बेंच तो बेटा ये है, और ये एक स्टूडेंट को, एक डेवलपर को पता होना चाहिए कि वर्क बेंच इज एन अदर थिंग, ये ऑफिशियल MySQL का वर्क बेंच है। ठीक है जी। और इसको चलाने के लिए तुम्हारे पास क्या होना चाहिए? वेब सर्वर होना लाजमी है, यानी कि तुम्हारा एक सर्वर मौजूद हो। अब चाहे वो लोकल होस्ट हो, चाहे ऑफिशियल सर्वर तुम खरीदो, लाइव खरीदो, क्लाउड सर्विस खरीदो, कुछ भी खरीदो, सर्वर होना लाजमी है जिसके साथ वो कनेक्शन बनाएगा। क्या होना लाजमी है? सर्वर का होना लाजमी है। ठीक है जी। तो ये आपके पास MySQL का ऑफिशियल वर्क बेंच है। उसके बाद आपके पास क्या क्या परफॉर्मेंस स्कीमा के बेनिफिट होते हैं? नो इम्पैक्ट ऑन सर्वर्स बिहेवियर, नॉन स्टॉप मॉनिटरिंग विद लीस्ट ओवरहेड, इनएक्ट पार्सर, ऑनगोइंग एग्जीक्यूशन ऑफ सर्वर कोड, फास्टर कलेक्शन ऑफ इवेंट्स, एवरी इजी इंक्लूजन ऑफ इंस्ट्रूमेशन पॉइंट्स, वर्जन इंस्ट्रूमेशन। ये वही बातें बता रहा है कि इसके अंदर आपके पास डेटाबेस कोई भी हो, एम्बेड हो जाती है, एक्सपोर्ट हो जाती है, सारी चीज़ें हो सकती हैं। क्या क्या टेबल मौजूद होते हैं इस परफॉर्मेंस स्कीमा के डेटाबेस के अंदर? कॉन्फ़िगरेशन, ऑब्जेक्ट इंस्टेंट, इवेंट्स, हिस्ट्री, समरी और अदर। अच्छा, ये सारे चैप्टर आपके पेपर से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें काफ़ी सवाल आते हैं। ठीक है। दसिस स्कीमा, अब देखो ये सारी चीज़ें यहाँ पे पहले से मौजूद हैं। ये आ गया परफॉर्मेंस स्कीमा, खोला, ये क्या बना हुआ? ये टेबल से सारे, ये पहले से बना। हाँ ना, जो तुम्हारी वो इंस्टॉलेशन होती है उसके साथ बनते। ये MySQL के होते, ये इन्फॉर्मेशन स्कीमा होते। ठीक है जी। तो ये आपके पास पहले से ये सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। is a set of objects which helps in interpreting data collected by performance schema. Contains objects such as views, stored procedure and stored function. Is installed by default while initializing the data directory. Has objects with the definer as mysql.sys @localhost। ठीक है जी। तो ये sys schema यानी सिस्टम स्कीमा, स्कीमा का मतलब होता है कलेक्शन। पहले तो ये सुनो, समझे स्कीमा किसको बोलते हैं? स्कीमा का मतलब होता है कलेक्शन। क्या मतलब होता है? कलेक्शन। मेरी वॉइस स्लो आ रही है भाई, मेरी तरफ से तो वॉइस सही आ रही है, तुम लोगों के लिए मैं माइक लगा देता हूँ। ये इन्फिनिक्स नाम हटाओ भाई, अपने नाम लिखो। हाँ जी, अब आ रही है आवाज़ सही? ठीक है जी। ठीक है जी। तो स्कीमा का मतलब होता है कलेक्शन, वो कलेक्शन जो तुम्हें सिस्टम की तरफ से मिले। किसकी तरफ से मिले? सिस्टम की तरफ से तुम्हें मिले, इट इज कॉल्ड स्कीमा। ठीक है जी। अच्छा, इसके अंदर बनी बनाई चीजें तुम्हारे पास होती हैं जो तुम यूज नहीं करते हो, ये मॉनिटर की जाती हैं। हैकिंग को कैसे पकड़ा जाता है, कौन सा यूजर आया, किस डेटाबेस पे आया, किस टेबल पे आया, कहाँ नहीं आया, इसको कैसे रोका जा सकता है, ये सब चीजें तुम्हें यहाँ पे बताई जाती हैं। ठीक है जी। क्या क्या है भाई प्री रिक्विजिट्स, क्या होती है सिस्टम स्कीमा के लिए? इनेबल्ड परफॉर्मेंस स्कीमा, सिलेक्ट, एग्जीक्यूट, इंसर्ट, अपडेट, प्रोसेस एंड अदर प्रिविलेजेस ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, इनेबल्स कंज्यूमर एंड इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ परफॉर्मेंस स्कीमा। यानी कि तुम्हारे पास सारी ये जो क्वेरीज होती हैं वो सिर्फ स्कीमा की बेस पे जाके क्या हो रही होती हैं, बैकएंड पे चल रही होती हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पे आपको ये बता रहा है सिर्फ स्कीमा के चला के दिखा रहा है क्या क्या चीज़ें आपके पास मौजूद हैं और क्या क्या सिक्योरिटी इन्हांस की गई है भाई। नो कंक्लूजन फॉर द mysql.user टेबल टू होल्ड अ प्लगइन कॉलम वॉल्यूम, conversion of accounts using the MySQL old password plugin for using MySQL native password for authentication। MySQL की कुछ लाइब्रेरीज होती है जो PHP के साथ यूज होती है, MD5 ये एल्गोरिथम्स होते हैं, ये क्या करते हैं आपके पासवर्ड को वो कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं, और जब आप लॉगिन करते हो तो उसको दोबारा अपनी असली हालत में लेके आ जाते हैं। ठीक है जी। किस तरीके से आपके पास MySQL जाके क्या होता है, इंस्टॉल होता है और उसके लिए क्या क्या चीज़ें आपको
यूज़ करनी पड़ती हैं कि आपके पास ये मौजूद है। ठीक है जी, सर्वर एंड स्टार्टअप, अपग्रेड एंड इंस्टॉलेशन, क्लाइंट, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड यूटिलिटी, प्रोग्राम डेवलपमेंट, और ये आपके पास मिससेलेनियस। अच्छा, जब स्टार्ट होता है तो उसकी क्या क्या कमांड्स आपके पास मौजूद हैं, MySQL आईडी, सेफ, सर्वर और मल्टी। ठीक है जी, कि किस तरीके से आप इसमें यूटिलाइज कर सकते हो। अब देखो, जब आप कोई वेबसाइट होस्ट करते हो, जैसे हमने इतनी सारी वेबसाइट होस्ट करके लिंक शेयर किए हैं, तो उसमें जो डेटाबेस वाला पार्ट है, उस डेटाबेस वाले पार्ट में आपके पास क्या मौजूद है कि उसके अंदर आपकी ये सारी चीज़ें जाके यूज़ होती हैं कि मल्टीपल लोग एक ही साथ उसमें जाके यूज़ होते हैं। ठीक है जी, उसके बाद आपके पास जो है वो क्या क्या कमांड्स आती हैं जो आपको चलानी पड़ती हैं, या फिर उनके आपको क्या क्या एरर्स आपके पास शो किए जाते हैं। तो ये सारी आपके पास कमांड्स हैं। और बेटा एक बात बता दूं, ये पेपर पूरा इसमें से आता है, इसी वजह से मैं एक एक स्लाइड पे फोकस कर रहा हूँ। ठीक है जी, और ये आपको जाके पढ़नी भी पड़ेंगी। फिर क्लाइंट की तरफ से क्या है, MySQL एडमिन, MySQL चेक, डंप, इंपोर्ट, पंप, शो और स्लैप, ये सारी इसकी अलग अलग कमांड्स हैं। इंपोर्ट करने के लिए, या तो मल्टीपल डेटाबेसेस को चलाने के लिए, चेक करने के लिए, एडमिन के टास्क को चेक करने के लिए ये चीज़ें यूज़ की जाती हैं। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव की तरफ से क्या क्या कमांड्स आपके पास मौजूद हैं, वो ये नहीं। अगर आपके पास कोई हरकत करने की कोशिश कर रहा है कि भाई मेरे पास जो है वो यहाँ पर जाके क्या चीज़ हो कि मैं सर्वर पे कोई छेड़ रहा है या कोई डेटाबेस की तरफ जा रहा है या कुछ कर रहा है, तो मैं उसको किस तरीके से रोक सकता हूँ या उसको मैं किस तरीके से बेच सकता हूँ, तो यहाँ पर आपके पास ये चीज़ें मौजूद हैं। ठीक है जी। स्पेशल डेटा, ये बेसिकली क्या है, जो हमारी लोकेशन होती है ना, आप लोगों ने कभी अगर ऑनलाइन शॉपिंग की हो तो वहाँ पे पहले हम एड्रेस डालते थे, अब मैप आता है, ड्रॉप डाउन में टेक्स्ट बॉक्स में मैप आता है। ठीक है, आप सर्च करो, लिखो, वो मैप से लोकेशन उठाता है और कन्वर्ट करता है। सो दिस इज कॉल्ड स्पेशल डेटा। क्या क्या इसकी डेटा टाइप्स हैं, कंपेटिबल वैल्यूज और कलेक्शन ऑफ वैल्यूज। ठीक है जी, ज्योमेट्री, लाइन स्ट्रिंग, पॉइंट, पॉलीगन, ज्योमेट्री कलेक्शन, मल्टी लाइन स्ट्रिंग, मल्टी पॉइंट और मल्टी पॉलीगन, ये पूरा पूरा मैप उठा के डेटाबेस में डाल देते हैं। इसकी सबसे बड़ी मिसाल फूड पांडा है। फूड पांडा पे लोकेशन खोलते हो, वो डायरेक्ट मैप दे देता है। नहीं, सर्च करो, तुम्हारी जो करंट लोकेशन होती है ना, अगर वहाँ पे फूड पांडा नहीं देता तो मैप आता है, मतलब वो आपको कहता है कि पॉइंटर से अपनी लोकेशन को सेट करो। कभी किया है? नहीं किया। करीम किया है? करीम उबर यूज़ किया है? करीम उबर पे क्या है, मैप आ रहा है? ठीक है, मैप आता है, मैप में आपने लोकेशन डाल दी, उसमें दो चीज़ें ऑप्शन होते हैं, या तो टेक्स्ट बॉक्स में सर्च करो या तो मैप के ऊपर मार्कर घुमाओ। ठीक है, अच्छा, अब मेरे यूज़र पे वो फिक्स हो गई कि मेरा स्टार्टिंग पॉइंट ये था, एंडिंग पॉइंट ये हो गई फिक्स। जब मेरी फिक्स हो गई लोकेशन, तो मेरे रिकॉर्ड में जाके सेव हो गई कि भाई जमान ने इस दिन ये राइड ली थी। तो वो जब मैं उस पर क्लिक करता हूँ ना, तो वो पूरा मैप भी खोल के दिखाता है। तो ये आपके पास इसके लिए यूज़ की जाती हैं स्पेशल डेटा टाइप्स। ठीक है जी। अच्छा, ये माइक्रोसॉफ्ट के अंदर तो ये पहले से मौजूद है, MySQL ने इसको अभी अपग्रेड किया। माइक्रोसॉफ्ट में ये बहुत पुरानी चीज़ है, माइक्रोसॉफ्ट वालों के लिए नई नहीं है, लेकिन MySQL ओपन सोर्स है और ओपन सोर्स चीज़ों को यूज़ करने में या अपग्रेड होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक है जी। देखो, हम लोग एक चीज़ दिखा दो। अब देखो, ये ना, ये आ गया। ठीक है जी। अब ये कौन सी डेटा टाइप है, ये स्पेशल डेटा टाइप होती है, जिसके थ्रू होता क्या है, जिसके थ्रू ये होता है कि आपकी ये जो भी चीज़ आप यहाँ पे देख रहे हो ना, ये टेक्स्ट की बेस में डेटाबेस में गई हुई है, वहाँ से उठ के आ रही है।
यानी जुम्मे तक बारिश है। अभी कितनी परसेंट बाकी है? कराची में तो खैर जेंटल ब्रिज नहीं होती, बदतमीज ब्रिज। अल्लाह माफ करे। नहीं, मौसम बहुत सही हो गया भाई। OpenGIS model a geometric object is linked to the coordinate space and belongs to a geometry class। अच्छा, आजकल क्लाइंट की रिक्वायरमेंट भी ये होती है कि आप जो है वो करो। अब जैसे कि मैं क्लाइंट का कल प्रोजेक्ट बना रहा था तो सबसे पहले मैंने उसकी ERD बनाई। मैंने सोचा हुआ है कि आज मैं तुम लोगों को पूरी ERD बना के दिखाता हूँ शॉपिंग कार्ट की, जो मैंने कल बनाई थी। तो मैंने उसके लिए सोचा, मैंने कहा यार इसने तो नहीं बोला मैं इसको करके दूंगा ये वाली चीज़ कि यूज़र अपनी लोकेशन सर्च करे। और अगर देखो, अब जैसे कि तुम एपटेक तो आ रहा है, ठीक है, लेकिन नीचे नेहा लेब नहीं आ रही या अंकल सरिया नहीं आ रही मैप में, या अंकल सरिया आ रही है लेकिन तुम्हें अंकल सरिया पे नहीं रुकना, तुम्हें थोड़ा सा आगे जाके रुकना है। तो तुमने मैप से जाके क्या किया, पॉइंट कर दी, ठीक है। अब वो यूज़र को वही लोकेशन पिन हो गई, ठीक है जी। अब सामने वाला यूज़र जब फॉलो करेगा ना तो वहीं जाके रुकेगा कि यू हैव अराइव्ड। अगर अंकल सरिया डालो, अगर मैं सिंपल बताऊँ, मैं जब एपटेक डालता हूँ ना, लोगों को पता है कौन सा रोड दिख रहा होता है, वो गार्डन वाला रोड। यहाँ पहुँच के लोग बोलते हैं बाइकिया वाले कि यार आप तो सदर आए हो। अब मैंने तो एपटेक डाल दिया ना, उसने लिखा हुआ आ गया गार्डन सेंटर, गार्डन रोड, गार्डन वेस्ट, वो आ जाता है, ठीक है। जिन्होंने एपटेक नहीं देखा हुआ होता वो क्या कहते हैं कि भाई ये सदर है, गार्डन नहीं, ठीक है जी। अब अगर मैं यहाँ पे खड़े होकर राइड मंगवाऊंगा ना तो कोस्ट गार्ड पे खड़ा होकर मुझे कॉल करेगा कि मैं एपटेक के बाहर खड़ा हूँ। वो भाई एपटेक के बाहर नहीं, कोस्ट गार्ड के बाहर खड़े, तो बोले कि लोकेशन तो यहाँ पे आ रही है। तो ये होता है, यानी कि वो एग्जैक्ट आपके लिए जो है ना, देखो मैप ऐसी चीज़ है ना, वो एग्जैक्ट नहीं बताएगी लोकेशन का। एक दफ़ा मैं शादी में गया, नाजिराबाद में एक हॉल ढूंढ रहा था, हॉल पीछे छोड़ दिया, मैं आगे जाके रुका, उसने बोला ये रीस्ट, वहाँ पे कोई हॉल नहीं था, मेगा सेंटर था, पता चला वो हॉल पीछे रह गया। तो ये आपके पास होता है कि लोकेशन जो होती है ना, अब लोकेशन वो गेट की जाती है, यानी कि एपटेक के गेट पे आप खड़े रहोगे ना तो लोकेशन दूसरी आएगी, यहाँ पे खड़े रह के लोकेशन देखोगे ना तो फर्क आएगा, क्योंकि वो कोऑर्डिनेट्स में आ जाता है। अब ये पूरा आपका चेंज हो गया ना, एपटेक का गेट यहाँ से सीधा जाओगे यूँ जाओगे, यानी कि वो पहले हॉरिजॉन्टल गए फिर वर्टिकल गए, ठीक है जी। तो आपके पास मतलब डायरेक्शन चेंज हो जाती है, जब डायरेक्शन चेंज हो गई तो मैप चेंज हो जाता है। तो इसके लिए हमारे पास अब ये चीज़ है जी। मिस बता दूं, आदिल ऑनलाइन बैठा हुआ है, ताबिश नहीं आया, राहिल तो शायद नहीं, राहिल आज नहीं आया। ठीक है जी। अच्छा जी, फिर क्या क्या आपके पास क्लासेस मौजूद होती है ज्योमेट्री की? आपके पास पॉइंट है, कर्व है, लाइन स्ट्रिंग है, सरफेस है, पॉलीगॉन है, यानी कि आपकी जो मैथमेटिकल जो चीज़ें हैं ना वो जाके इसमें जाके क्या हो रही है, एड हो रही हैं, ठीक है जी। क्या क्या भाई फॉर्मेट होते हैं आपके पास? वेल नोन टेक्स्ट, वेल नोन बाइनरी, WKT, WKB, टू स्टैंडर्ड डेटा फॉर्मेट्स फॉर रिस्पॉन्डिंग ज्योमेट्री ऑब्जेक्ट्स इन MySQL। यहाँ पे मुझे एक मैसेज छोड़ना है। अच्छा, MySQL however does not store geometry values in these formats, thus there are functions for converting data into the
डिज़ायर्ड फॉर्मेट, ठीक है जी। तो आपके पास कुछ यहाँ पे फॉर्मेट्स जाके क्या हैं मौजूद हैं, जिसमें आपका पॉइंट मौजूद है, लाइन स्ट्रिंग मौजूद है, पॉलीगन मौजूद है, मल्टी पॉइंट जाके आपके पास मौजूद है, ठीक है जी। WKB डेटा फॉर्मेट एक्सेप्ट 1 बाइट एंड 4 बाइट अनसाइंड इंटीजर्स अलोंग विद 8 बाइट डबल प्रिसीशन नंबर, ठीक है जी। तो ये आपकी वैल्यूज़ को जाके क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है। क्या कर देता है, कन्वर्ट करता है इन बाइनरी फॉर्मेट के अंदर, और उसके बाद जाके आपको शो करके दिखाता है कि भाई आपकी वैल्यूज़ किस तरीके से जानी, ठीक है। WKT आपकी बेटा डेटा टाइप है, ये रही WKB और WKT, ये रही वेल नोन टेक्स्ट और वेल नोन बाइनरी, ठीक है जी। देखो बाइनरी आपका जो स्पेस है ना वो कम लेती है। अब आ गई जेसन, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। जेसन तुम लोगों ने वैसे ही बहुत अच्छा पढ़ लिया है, ठीक है जी। तो जेसन आपके पास क्यों यूज़ की जाती है, डेटा को ट्रेवल करवाने के लिए आपके पास जेसन मौजूद है। माइस्क्यूएल में भी जेसन आपके पास मौजूद है। अगर आप चाहो तो जेसन को भी यूज़ करके इसके थ्रू काम करवा सकते हो। ये आपके पास कुछ जेसन के फंक्शन है, टाइप, एरे, ऑब्जेक्ट और मर्ज, ठीक है जी। फिर आपका सर्चिंग वाला पार्ट है, वो थोड़ा सा इजी हो जाता है जब आप इस पर कोई काम करते हो। अच्छा, माइस्क्यूएल और PHP अपग्रेड होने की वजह क्या है? कोई वजह? जावास्क्रिप्ट ने Node.js को इतना अपग्रेड रखा है ना कि जो काम PHP से नहीं होता या लंबा होता है, तो वहाँ से वो काम फटाक से होता है। उसके इतने पैकेजेस और लाइब्रेरीज हैं, तो लोग उस पर शिफ्ट हो रहे हैं। एक मेरा दोस्त है, उसका सॉफ्टवेयर हाउस है, उसको एक प्रोजेक्ट मिला था OLX का रेप्लिका। OLX कितनी स्पीड में चलती है, वो स्पीड में चलती है लेकिन उस पर एड नहीं आता। तो हुआ ये कि उसने जब देखा ना OLX की ऊपर सारी चीज़ें, तो वो PHP से अपग्रेड होकर Node.js पे चला गया था। तो ये एक वजह है कि आपके पास जो है वो PHP अपग्रेड हुई कि आपके जो यूज़र्स PHP पे काम करते हैं ना, तो वो PHP पे रुके रहे, ठीक है जी। ऐसा ना हो कि वो जो है ना वो चीज़ छोड़ के दूसरी टेक्नोलॉजी पे आ जाए। तो ये एक बहुत बड़ी रीज़न है कि आपकी अब जितनी वेबसाइटें बनती है ना, यूज़र की डिमांड क्या होती है कि ये चीज़ हो, ये हो, वो चीज़ें हो। अब PHP में वो चीज़ें नहीं हैं, ये स्लो चल रही हैं, तो यूज़र तो आपको पैसे नहीं देगा ना, क्लाइंट तो नहीं देगा, वो बोलेगा भाई मैं क्यों दूँ, ठीक है जी। तो उसको रैपअप करने के लिए आपको PHP दी गई, ये वजह होती है, ठीक है जी, कि आपकी कोई भी टेक्नोलॉजी अपग्रेड इस वजह से आपकी होती है, ठीक है। अब आओ, तुम लोगों को मैं बोर कर दिया, अब मैं तुम लोगों को एक डेटाबेस बना के दिखा। ये वाली मीटिंग एंड करता हूँ और दूसरी मीटिंग स्टार्ट